Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर ली थी और साथ साथ ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पर, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमें थर्ड पैरामीटर को डिस्कस करना है और वो होगा हमारा बॉन्ड का थर्ड पैरामीटर, बॉन्ड एनर्जी। और उसके बाद हम लोग अगला कुछ डिस्कस करेंगे जो कि होगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड की एनर्जी। अब बॉन्ड की एनर्जी का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को बनने के लिए, दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को बनने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कहें कि किसी बॉन्ड के बनने के बाद अगर हमें उस बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो उसको ब्रेक कराने के लिए कितनी एनर्जी दी जा रही है, और जो एनर्जी दी जा रही है बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए या जो एनर्जी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म करने के लिए रिलीज़ हो रही है, बॉन्ड फॉर्म होने पर रिलीज़ हो रही है, वही क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हम बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या कह रही है, ये होगी इट इज़ द amount of energy, it is the amount of energy required, it is the amount of energy required to break 1 mole, to break 1 mole of bond, to break 1 mole of bond between two atoms। means दो एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, या फिर हम इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, यह कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, इनके बीच में ये बॉन्ड होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को दूंगा, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, वो डिपेंड करता है वो किसी भी फॉर्म में, तो जितनी एनर्जी देकर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जितनी एनर्जी पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वही इसकी क्या कहलाएगी, इस बॉन्ड की कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, इस बॉन्ड एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। और हम इस बॉन्ड एनर्जी को एक नाम और दे देते हैं, तो वो होता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। अब एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही बॉन्ड एनर्जी है, नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक मोल बॉन्ड को बनाने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी वो भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ही होगी। तो इसी डेफिनेशन को फॉर्मेशन के केस में अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, it is the amount of energy released to the formation of 1 mole of bond, 1 mole of bond between two atoms, ठीक है। तो यानी हमने क्या कहा कि देखिए, एक बॉन्ड को बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही तोड़ने में एनर्जी लगेगी, ठीक है, बस बोलने का अंतर अलग अलग है। यानी हमने कहा जब एक मोल को बने हुए एक मोल बॉन्ड को तोड़ा तो जितनी एनर्जी दी वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड की स्ट्रेंथ। इसी तरीके से अगर हम एक मोल बॉन्ड बनाएं, जैसे H2 का मॉलिक्यूल, ये एक मोल बॉन्ड कब फॉर्म हुआ होगा, जब एक H का मॉलिक्यूल दूसरे H के मॉलिक्यूल के साथ ऐड हुआ होगा और जाके क्या हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करी होगी इन्होंने और H2 का मॉलिक्यूल बन गया होगा। पहले क्या थे, ये अनस्टेबल, अब क्या है, स्टेबल। जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है तो हमें पता है वो स्टेबल होता है, और जब कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो हमें पता है स्टेबल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी।
मीन्स क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हुआ क्या कि इस केस में जब यहाँ पर H और H के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, तो बॉन्ड के बनते समय जब ये दोनों आपस में जुड़ रहे होंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो बाहर चली गई होगी, और जो भी एनर्जी बाहर गई होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो वो भी बॉन्ड, यानी एक मोल बॉन्ड के बनने के लिए जितनी एनर्जी बनने में, एक मोल बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो भी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, और एक मोल, उसी एक मोल को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी वो भी क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी, या फिर उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको बॉन्ड एनर्जी क्लियर हुआ होगा। अब बॉन्ड एनर्जी के केस में और कुछ बताएं तो आगे अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे मैं कहूँ कि बॉन्ड एनर्जी तो ये है, और अगर हम कोई हमारे पास हो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक हम ले रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ, बॉन्ड एनर्जी किस केस में? इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में मैं बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करूं तो क्या होगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइंड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा H2O, जैसे मैंने कहा CH4, जैसे मैंने कहा NH3, ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम इन्वॉल्व हैं, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 5 एटम इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से अब हम कहें तो क्या यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या केस बनता है वो देखिए आप। अब H2O की स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ तो ये होगा। अब यहाँ तो मॉलिक्यूल तो एक मोल है, मॉलिक्यूल तो एक मोल है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 2। और अब आप खुद देखिए, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब H2O का मॉलिक्यूल है, जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं और वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी लेने के लिए करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब आप खुद सोचिए, बताइए ज़रा मुझे कि क्या इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या इस बॉन्ड को तोड़ने में भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक बात और बता दूं कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक कराने होते हैं तो एक बार में एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी हम पहले कुछ एनर्जी देंगे, उतनी एनर्जी देंगे जितनी एनर्जी पर वो पहला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जब पहला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर दोबारा दूसरी एनर्जी देंगे दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर 3 बॉन्ड हैं तो तीसरी बार तीसरी एनर्जी देनी होगी। तो हम पहली एनर्जी जो देंगे, यहाँ वो एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट, और यहाँ जब ये टूट जाएगा उसके बाद हम देंगे यहाँ पर, और वो एनर्जी कराएगी बॉन्ड एनर्जी सेकेंड। तो मुझे बताइए कि पहला फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक कराने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या सेकेंड? सोचिए ज़रा, थोड़ा माइंड लगाइए, सोचिए। क्या दोनों बॉन्ड ब्रेक कराने में सिमिलर एनर्जी देनी पड़ेगी? ये भी सोचिए, शायद सोच लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों। देखो, वाटर का मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स पहला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यानी ये H2O का मॉलिक्यूल है, HOH है ना, ये बॉन्ड है, और मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ। तो यहाँ जो एनर्जी दी है मैंने, ये कौन सी दी है? फर्स्ट एनर्जी दी है, फर्स्ट एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ से सपोज करते हैं बॉन्ड टूट गया, क्या बचा? H अलग हो गया और OH बच गया। ठीक है, ये वाला H अलग हो गया और ये वाला OH बच गया। और हम कहें कि ये कितनी एनर्जी पर ये टूटा, तो ये सपोज करते हैं 502 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसे किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। तो 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी मुझे देनी पड़ी एक इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ी, पहली एनर्जी। तो फर्स्ट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये पहले क्या था? स्टेबल। और इस स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ी होगी? ज़्यादा। खुद सोचो, आपका पेट भरा हुआ है, तो अगर आपका पेट भरा हुआ है तो इसका मतलब आप स्टेबल हैं। और मैं कहूँ आपका फुल पेट भरा हुआ है और मैं आपसे कहूँ नहीं भाई आपको 4 रोटी और खानी है या 2 रोटी और खानी है, तो क्या आप खा लोगे? नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे 2 रोटी खाने के, तो मैंने क्या कहा? मैंने बहुत ज़्यादा लालच दिया। अगर मैं कहता 2 रुपये दूंगा, खा ले 2 रोटी, नहीं खाओगे ना। लेकिन मैंने कहा 1 करोड़ रुपए दूंगा और ये रखे 1 करोड़ रुपए, तो कैसे भी करके खा लोगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है कि ये स्टेबल है,
इसको थोड़ी सी एनर्जी दी तो ये नहीं मानेगा, इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी में दी कि इसको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ा, यानी मैंने इसको तुम्हें इतनी ज़्यादा लालच दी कि तुम्हें रोटी खाई ली। तो अनस्टेबल को अनस्टेबल बनाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो हमने पहली बॉन्ड एनर्जी जो दी वो ज़्यादा दी। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है तो इस बार क्या होगा, ये तो पहले ही अनस्टेबल हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, तो अनस्टेबल को जो भूखा है उससे कहूँ ले भाई 2 रोटी खा ले, वो तो तुरंत खा लेगा, उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। तो अनस्टेबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी होगी, यानी सेकंड जो बॉन्ड एनर्जी होगी, सेकंड स्टेप में जो एनर्जी दी गई होगी वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। सपोज करते हैं ये एनर्जी आई हमारे पास 420 किलो जूल पर मोल, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, O अलग हो गया और H अलग हो गया, तो तीनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये वाला भी। लेकिन स्टेबल मॉलिक्यूल में जब पहला बॉन्ड ब्रेक कराते हैं तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए, फिर तो अनस्टेबल हो ही जाता है, अनस्टेबल को वापस और ज़्यादा अनस्टेबल करना है तो कोई खास एनर्जी नहीं देनी। क्या होगा, अब मुझे अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो मैं ये वाली बताऊँगा या ये वाली, बताइए आप। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एवरेज किसका, ऑफ बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी का क्या निकालते हैं, एवरेज। और एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है हमारे पास वो कैसी है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलेगी, फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी प्लस सेकंड बॉन्ड एनर्जी और डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैंने फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी 520 दी थी, सेकंड बॉन्ड एनर्जी 420 दी थी और डिवाइडेड बाय 2 किया था, 520 नहीं 502 दी थी, 502 दी थी, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। और ये क्या हो गया 2, तो 2 से 1 टाइम्स यानी 900, 450 और 11, ठीक है। तो लगभग 461 के आसपास, जहाँ तक उम्मीद है 461 या जो भी होगा इस समय जो ये एनर्जी आई है, ठीक है। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 9 2 को 2 से करोगे तो 9 4 जा और 2 4 जा 8 1 ऊपर से उतारा 2 6 जा 12, ठीक है 2 जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 461 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 461 किलो जूल पर मोल का मतलब क्या है बच्चों, कि 461 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एवरेज करके। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये है। तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल को, इस 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक कराने के लिए कितनी एनर्जी दी गई, 461 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी गई। दिस इज द एवरेज एनर्जी। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से एवरेज एनर्जी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में एवरेज एनर्जी निकालते हैं और नॉर्मल मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, नॉर्मल एनर्जी निकालते हैं। अब इस बॉन्ड एनर्जी के केस में अगर मैं बात करूं तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ कंडीशंस बनती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी कब ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं, पहला हम कहेंगे कि ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है जिसके अंदर 154 इसकी बॉन्ड एनर्जी, सपोज कर रहे हैं अभी, इसकी बॉन्ड एनर्जी 120 किलो जूल पर मोल है। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 110 किलो जूल पर मोल है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जिसकी एनर्जी सपोज कर रहे हैं 90 किलो जूल पर मोल है। यानी इसको ब्रेक कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको ब्रेक कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो हमने क्या कहा कि ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड फैक्टर आता है ग्रेटर। ग्रेटर इज द साइज। अब देखो साइज ऑफ एटम, अगर हमने पढ़ा है कि अगर एटम का साइज बड़ा होता है तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, अभी पढ़ के आए हैं।
एटम का साइज ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और अगर उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी कम, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी कम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है, मेरे पास HI है, बताइए किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? तो हम साइज़ को देख लेंगे, बॉन्ड लेंथ को देख लेंगे। देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ कॉमन है, डिपेंडेंसी इन पर है। अब ClBr में साइज़ किसका बड़ा है? इसका। जब इसका साइज़ बड़ा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी है? HI की। उसके बाद उससे ज़्यादा किसकी है? HBr की। और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? यानी इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को थोड़ी कम देनी पड़ेगी, और इस बॉन्ड को और कम देनी पड़ेगी इनके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से पहला फैक्टर ये था कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सेकंड फैक्टर है कि अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। और इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो नेक्स्ट तीसरा फैक्टर जो यहाँ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के केस में जो फैक्टर डिपेंड करेगा वो होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी बोल लें, और इस केस में तो हम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जैसे मैं कहूँ कि N2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है और F2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 बॉन्ड बने हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। और F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? कितना है? बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। F2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो अब आप बताइए क्या है? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उस एटम की होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? N2 की। उससे कम O2 की, उससे कम F2 की। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको बता दी। एक और कंडीशन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर का कैसे? कि अगर हम कहें कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास H2O है, और H2O में O, H और H है, और यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं? 2। यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं? 2। वहीं पर मैं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहीं पर मैं बात करूँ कि मेरे पास NH3 है, NH3 है, और NH3 के केस में लोन पेयर क्या है? 1। लोन पेयर क्या है? 1। या मैं कहूँ कि एनी हाउ इसने अपना एक लोन पेयर किसी को दे दिया। सपोज करते हैं इसने एक लोन पेयर H+ को दे दिया, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने अपना एक लोन पेयर इसे दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। और H3O पॉजिटिव होने के बाद ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर रह जाएगा? 1। तो इस बार एक लोन पेयर भी रह जाएगा। अब यहाँ है 2 लोन पेयर, यहाँ है 1 लोन पेयर। आपसे पूछे बताइए भाई बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो नंबर ऑफ लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी का भी केस बन जाता है, ठीक। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी में नेक्स्ट फैक्टर को देखें तो नेक्स्ट फैक्टर हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों बॉन्ड एनर्जी के। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं पर अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अभी पीछे भी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा C2H2 का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। C2H4 का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। C2H6 का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
मैंने कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना होता है 50%, sp2 में s करेक्टर कितना होता है 33%, sp3 में s करेक्टर होता है 25%। तो बताइए सबसे ज़्यादा s करेक्टर कहाँ है? यहाँ पर। s करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर से C ट्रिपल बॉन्ड C H ये मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। किससे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और इसको देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एस करेक्टर सबसे कम है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम देनी है। यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वैसे भी 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी का पूरा कंसेप्ट हो जाता है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बॉन्ड एंगल डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिए आप। बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है हमारे पास बॉन्ड एंगल, यानी लास्ट पैरामीटर्स ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का लास्ट पैरामीटर, और वो है हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो चलिए बॉन्ड एंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है। तो बॉन्ड एंगल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बॉन्ड सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में बनने वाले बॉन्ड्स और उनके बीच में बनने वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल प्रोनाउंस कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहेगी? तो हम कहेंगे इट इज़ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ एन सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर ऑफ एन सेंट्रल एटम, यानी किसी सेंट्रल एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड और उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं कहता हूँ कि मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, और CH4 के मॉलिक्यूल में हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है? बॉन्ड एंगल की बॉन्ड स्ट्रक्चर बताती है, ज्योमेट्री बताती है, ठीक है, शेप बताती है। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। और अगर आपने वेस्पर थ्योरी वाले भी क्लास अभी नहीं देखी है तो आप टाइप कीजिए वेस्पर थ्योरी बाय मयंक नागपाल, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी बाय मयंक नागपाल, आपको मिल जाएगा वेस्पर थ्योरी भी, ठीक है। तो हमने देखा था वहाँ पर कि हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, टेट्राहाइड्रली अरेंज होते हैं, और यहाँ हर सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, इनके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री, यहाँ भी 109 डिग्री, यहाँ भी 109 डिग्री। तो यही तो डेफिनेशन कह रही है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ एंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की रेस्पेक्ट में बॉन्ड पेयर के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोला जाता है। होप आपको बॉन्ड एंगल क्लियर हुआ होगा। अब बॉन्ड एंगल की बात जब यहाँ आती है तो बॉन्ड एंगल के केस में कुछ कंडीशंस यहाँ भी बनती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो क्या है? तो पहला कंडीशन या पहला फैक्टर जो होगा यहाँ पर, वो होगा हमारे पास लोन पेयर, वो होगा हमारे पास लोन पेयर। हम कहेंगे कि क्या? मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज़्यादा होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर क्या है? नेगेटिवली चार्ज। 2 लोन पेयर हैं तो ज़्यादा रिपल्शन होगा। मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर, और देन मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेस विल, ऐसे लिख सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर मोर विल बी रिपल्शन, यानी लोन पेयर ज़्यादा होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और लोन पेयर ज़्यादा होगा रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल देन लेस विल बी क्या होगा? लेस विल बी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। यानी मैं कह सकता हूँ कि लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के, यानी जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कुछ ये रिलेशन होता है। कैसे समझें? तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने लिया एक NH3 का एग्जाम्पल ले लिया और एक H2O का एग्जाम्पल ले लिया। NH3 के मॉलिक्यूल में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H, सेकेंड H, थर्ड H और एक लोन पेयर आता है। और जब ये एंगल काउंट होता है तो ये एंगल जब मेज़र किया गया, प्रैक्टिकली देखा गया, तो ये एंगल आया 107 डिग्री, 107 डिग्री का एंगल आया, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में देखते हैं तो वाटर की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो H और ये होता है H और 2 लोन पेयर होते हैं। हमने कहा
लोन पेयर, अगर लोन पेयर बढ़ा तो रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा तो एंगल 107 था। जब यहाँ एक लोन पेयर और बढ़ गया तो रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ गया, और रिपल्शन अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल में एंगल कितना होता है, 104 डिग्री। तो आप देखिए जैसे ही लोन पेयर बढ़ा, यहाँ एक लोन पेयर था और यहाँ दो लोन पेयर हैं, जैसे ही नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़े जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ा और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉन्ड एंगल का कंप्लीट कंसेप्ट। होप आपको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड, अब हम चारों पैरामीटर्स की बात करूं तो हमारे पास क्या था, पहला था बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर था, नेक्स्ट पैरामीटर बॉन्ड लेंथ था हमारे पास, लास्ट पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर हमारे पास था बॉन्ड एनर्जी, और अब जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था बॉन्ड एंगल। तो इन शॉर्ट अगर आपने ये दोनों पार्ट हमारे देख लिए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि ये चारों पैरामीटर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा बॉन्ड पैरामीटर्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।